हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में किया था ज्वालामुखी के बारे में और आज हम आगे बात करेंगे भूकंप के बारे में। ठीक है दोस्तों, भूकंप। भूकंप क्या होता है? जो हमारे भूपटल पर जब हलचल पैदा होती है उसको बोला जाता है भूकंप। या फिर कोई चीज़ हिलती है, कभी कभार हम देखते हैं धरती अपने आप हिलने लगती है, हमको महसूस होता है, उसको बोलते हैं भूकंप। भूकंप इसी को बोला जाता है। और एक होता है हमारा समुद्रीय भूकंप। ये समुद्रीय भूकंप, इससे सुनामी पैदा होती हैं महासागरों में। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि समुद्रीय भूकंप किसको कहा जाता है, तो उसमें समुद्रीय भूकंप से क्या पैदा होता है, उसमें ऑप्शन आ जाएंगे कि भूकंपीय तरंगें, भूकंप और सुनामी, लहरें, ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो इनसे हमेशा सुनामी ही उठती हैं, जो दैत्याकार रूपी होती हैं, बड़ी बड़ी लहरें। अब आगे इसमें बात करें हम भूकंप की उत्पत्ति के बारे में। भूकंप की उत्पत्ति के बारे में। भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार कैसे होती है, तो इसको उत्पत्ति को 3 से 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। दूसरा होगा हमारा प्लेटों के किनारे। तीसरा होगा पुनः पासचलन सिद्धांत। और चौथा हमारा होगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की बात करें, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तब भी भूकंप पैदा होता है। प्लेट विवर्तनी की बात करें हम, प्लेट विवर्तनी का मतलब होता है जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो उनसे ऊर्जा में निकलती है और तभी भूकंप आता है। ठीक है। हमारा दूसरा हो गया प्लेटों के किनारे। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा अभिसारी, एक होता है अपसारी और एक होता है संरक्षी गति। हम बात करें अभिसारी के बारे में, वही सिद्धांत है जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में दिया हुआ है कि जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनसे ऊर्जा निकलती है, तो तब भूकंप पैदा होते हैं। एक होता है हमारा अपसारी गति। इसके अंदर जब 2 प्लेटें होती हैं, ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, तब इसमें लगता है तनाव मूलक बल। जब ये 2 प्लेटें आपस में विपरीत साइड में जाएंगी तो ये टूटती हैं, तो टूटने से आवाज होगी और तब हम भूकंप आएगा। एक होती है संरक्षी गति में क्या होता है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे पर गति करती हैं, तब इनमें फिसलन होती है और फिसलन होने से इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और तब भी भूकंप आता है। यह है हमारे प्लेटों के किनारे, इनके जो पार्ट थे 3 वे। अब बात करें हम पुनः पासचलन सिद्धांत के बारे में। एक प्रोफेसर हुआ करते थे, एच.एफ. रीड। ये थे
अमेरिका के भूवैज्ञानिक थे H.F. रीड। इन्होंने इसके बारे में बताया था कि भूकंप ऐसे आता है और जो विश्व का सबसे लंबा भ्रंश होता है, जो विश्व का सबसे लंबा भ्रंश है वो उत्तरी अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया। उसमें विश्व का सबसे लंबा भ्रंश है, या कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है विश्व का सबसे लंबा भ्रंश, जिसका नाम है सैन एंड्रियाज। ठीक है, अब आगे हम बात करें इसमें, ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर ये हैं प्राकृतिक जो कारक होते हैं, वे ये 4 कारक हैं उत्पत्ति के आधार पर, और एक आते हैं हमारे मानवीय कारक। ये प्रकृति में खुद से उत्पन्न होते हैं, और जो मानवीय कारक होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उनके द्वारा भूकंप आता है। अब उनकी हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। ओके दोस्तों, अब आता है हमारा मानवीय कारक उत्पत्ति के आधार पर। मानवीय कारक, इससे पहले जो 4 थे वो थे प्राकृतिक कारक। इसके अंदर आता है फर्स्ट जलीय भार। सेकंड आता है हमारा परमाणु संयंत्र विस्फोट, और तीसरा आता है खनन विस्फोट। अब हम बात करें जलीय भार के बारे में। भार के बारे में बात करेंगे। जब एक नदी निकलती है, आजकल डैम बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, जब एक नदी निकलती है तो 2 चट्टानें हैं, यहाँ पे डैम बना दिया गया, और यहाँ से जो नदी आती है और यहाँ पे जलाशय जो जल है इकट्ठा हो गया। ये जो चट्टानें हैं ये पृथ्वी के आंतरिक भाग तक गई हुई होती हैं और हजारों सालों से शुष्क होती हैं, और यहाँ पे जब जल इकट्ठा कर दिया जाता है तो ये चट्टानों के अंदर चला जाता है आराम से। कुछ टाइम के बाद जब ये चट्टानों के नीचे जाता है तो इनमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। चट्टानों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। दरारें उत्पन्न इसलिए होती हैं क्योंकि ये हजारों सालों से शुष्क होते हैं, इनको वही सिस्टम इनमें लागू होता है, लेकिन पानी जाने के बाद ये दरारें आ जाती हैं, और दरारें आने के कारण जब ये नीचे खिसकती हैं नीचे की साइड, तो इनमें से भूकंप आता है। क्योंकि कोई भी चीज़, अगर कोई लिफ्ट है वो तेज़ी से नीचे आएगी तो भूकंप या फिर कुछ हिलेगा, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो हिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वैसे ही जलीय भार का काम है। एक महाराष्ट्र में है कोयना नदी। महाराष्ट्र में कोयना नदी है, उसके ऊपर बनाया गया था बांध 1967 में। तब यहाँ पे पहली बार जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, जो नीचे वाला जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, इसमें जब ये बांध बनाया गया यहाँ पे कोयना नदी पर 1967 में, तब इसमें ये देखने को मिला था कि इससे भूकंप आता है। ठीक है, और
बात करें परमाणु संयंत्र विस्फोट की, जो पोखरण में हमारा परीक्षण हुआ था परमाणु का, तब भी आसपास के क्षेत्र में भूकंप आया था। ऐसे ही जापान में भी हुआ था, तो इससे परमाणु विस्फोट से भी आता है भूकंप। और खनन विस्फोट की बात करें, जब कोयला निकाला जाता है या पहाड़ों में विस्फोट किया जाता है तब भी भूकंप आता है। ये थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्थिति के आधार पर भूकंप के बारे में। स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर भूकंप को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होगा हमारा ऊपरी भूकंप, दूसरा होगा मध्यवर्ती भूकंप, तीसरा होगा गहरा या पातालीय भूकंप। ठीक है, ऊपरी भूकंप है, इसकी जो किलोमीटर तक जहाँ पर ये आता है, ये है 0 से 50 किलोमीटर तक ऊपरी भूकंप की मान्यता है। और मध्यवर्ती भूकंप की बात करें तो ये है 50 से 250 या 250 किलोमीटर तक। और जो गहरा या पातालीय भूकंप होता है उसकी है 250 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक। और ये जो है, ये भूकंप सबसे विनाशकारी भूकंप है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे विनाशकारी भूकंप कौन सा होता है, तो पातालीय भूकंप या गहरा भूकंप, जिसकी 250 से 700 किलोमीटर तक क्षमता होती है। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे ये पृथ्वी है, ये ऊपर की सतह हो गई। ठीक है, और जो ये ऊपर वाले सतह को बोलेंगे हम सथल मंडल, और नीचे वाले को बोलेंगे दुर्बल मंडल। ये जो आंतरिक भाग होता है उसी को बोला जाता है दुर्बल मंडल। यहाँ से जब भूकंप उठता है, यहाँ से भूकंप उठता है, मान लो चट्टाने, यहाँ पे परतें होती हैं, जो चट्टानें होती हैं वो प्लेट होती हैं, खिसक जाती हैं या फिर आपस में टकरा जाती हैं, तो यहाँ से भूकंप होता है। और ये ऐसे 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 जाता है इर्द गिर्द, अपने चारों तरफ ही भूकंप हिलना शुरू कर देता है हर चीज़। और ये जब ये सीधी जो जाती है, जो ये भाग होता है भूगर्भ पट्टी का जो ऊपरी भाग, जो ये, इसको बोला जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, आसान भाषा में बात करें तो अधिकेंद्र किसको बोला जाता है? अधिकेंद्र बोला जाता है जब भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह हो गई, और यहाँ पे जो बिंदु है इसी को बोला जाता है अधिकेंद्र। और जो बीच में ये बिंदु है इसको बोला जाता है फोकस या मूल बिंदु। ठीक है, ये होता है फोकस या मूल बिंदु। अब हम बात करेंगे इसमें भूकंपीय तरंगों के बारे में। भूकंपीय तरंगों के बारे में, तरंगे होती हैं 3 प्रकार की। पहली होती है पी तरंग, दूसरी होती है एस तरंग और तीसरी होती है एल तरंग। इसको हम लव तरंग भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं द्वितीय तरंग या सेकेंडरी तरंग। इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंग या पहली तरंग। ठीक है, प्राथमिक तरंग। इनके बारे में हम बात करेंगे। जो प्राथमिक तरंग होती है, जो प्राथमिक तरंग होती है, ये तरंगे पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजर सकती हैं,
और जो इनके औसत वेग होता है वो होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये इनकी गति भी अधिक होती है। इनकी गति भी अधिक होती है। ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से गति करती हैं और तरंगे पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजर सकती हैं। पृथ्वी के अंदर प्रत्येक मतलब ठोस, तरल, माध्यम में से गुजर सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करें द्वितीय अथवा एस तरंगों के बारे में। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी बोला जाता है और ये तरंगे होती हैं केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। ठीक है, जो ये द्वितीय तरंगे होती हैं हमारी, ये इनकी जो औसत वेग होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और ये मात्र ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। ठीक है, और इनको अनुप्रस्थ तरंग भी बोला जाता है। अनुप्रस्थ तरंग भी बोला जाता है। जो हमारी ये एल तरंगे हैं, इनकी खोज की थी HD लव ने। HD लव ने इनकी खोज की थी। इनको सतही तरंगे भी बोला जाता है और इन्हें धरातलीय या ये सबसे लंबी तरंगे होती हैं। जो इनका जो अन्य नाम है, इनका जो अलग से एक नाम है वो है आर वेव्स। आर वेव्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। ठोस, गैस और लिक्विड या तरल तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। ठीक है, और जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, ये जो एल तरंगे जिनको हम लव तरंगे या आर वेव्स के नाम से जानते हैं, ये अत्यधिक, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी होती हैं। ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। जो हमने बात की थी गहरी या पाताली तरंगों के बारे में, इनकी जो गति होती है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, भूकंपीय तरंगे, इनको सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है और केवल प्राथमिक तरंगे ही जो होती हमारी प्राथमिक तरंगे, ये ही जो पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहां तक जाती हैं। पृथ्वी के केंद्र तक प्राथमिक तरंगे ही पहुंचती हैं। जो गौण तरंगे कौन सी बोली जाती हैं? जो द्रव्य से नहीं गुजर सकती, जो होती हैं हमारी द्वितीय तरंगे, इनको बोला जाता है गौण तरंगे भी। ये द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। जो मैंने बताई दिया, ये तो एल तरंगे तो बताई दिया, तो जो धरातल पे चलती हैं और ये सबसे लंबी होती हैं, धरातलीय तरंग भी बोला जाता है। अब हम आगे इसके बारे में बात करें। इस पे लिख देते हैं। जो हमारी ये तरंगे होती हैं, ये भूकंप के केंद्र से, भूकंप के केंद्र से धरातल के साथ जब ये पृथ्वी जो भूकंप का केंद्र है, इससे
जो धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक, 11,000 किलोमीटर की दूरी तक जो पी तरंगे होती हैं वे अपवर्तित हो जाती हैं और जो एस तरंगे होती हैं वे लुप्त हो जाती हैं। जो 11,000 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ से केंद्र से और धरातल तक जो पी तरंगे होती हैं वे अपवर्तित हो जाती हैं और जो एस तरंगे होती हैं वे लुप्त हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जो 11,000 किलोमीटर से के बाद जो 11,000 किलोमीटर तक तो ये चलो चली जाती हैं, लेकिन 11,000 किलोमीटर के आगे 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। कोई भी तरंग 11,000 किलोमीटर के बाद 5,000 किलोमीटर तक नहीं पहुंच सकती। और इस क्षेत्र को बोला जाता है छाया क्षेत्र। ठीक है, और मैंने अधिकेंद्र के बारे में आपको बताया है। अब हम बात करेंगे रिक्टर स्केल के बारे में। और भूकंप के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों? भूकंप के अध्ययन को बोला जाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिक्टर स्केल के बारे में, जो एक पैमाना होता है। रिक्टर स्केल, जो रिक्टर स्केल है इसकी हम बात करें तो ये होता है जो भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाले इस स्केल का जो खोजा गया था या उसको चार्ल्स रिक्टर ने खोजा था। इन्होंने खोजा था 1935 में। चार्ल्स रिक्टर ने रिक्टर स्केल को 1935 में खोजा था और ये भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने का काम करता है। और ये जो चार्ल्स रिक्टर थे ये थे अमेरिका के वैज्ञानिक। और जो इस स्केल पर 2.0 या 3.0 तक इनका पैमाना होता है, ये 2.0 या 3.0 तक जो भूकंप आता है वे हल्के भूकंप होते हैं और 6.2 से ऊपर या 6.2 तक भारी भूकंप होते हैं। और जो भूकंप होता है इसके अध्ययन को बोला जाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप के बारे में बस इतना ही। भूकंप, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन उठकर नहीं आएगा, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो या एचएसएससी हो या कोई भी स्टेट का क्वेश्चन हो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को बताएं